दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा जलवायु। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। जो यहाँ का मौसम होता है दिन और रात दोनों समय क्या होता है कि समान रूप से या तो दिन भर पूरा गर्म रहता है और रात को समय पूरा ठंड रहती है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है गर्म के समय। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। वर्षावन इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं की छत सी बन जाती है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक न पहुँच पाता। तो जैसा चित्र हमारा 8.3 में दिखाया गया है, जो अमेजन के वन होते हैं ये इतने घने होते हैं कि ये यहाँ शाखाओं की जो है छत बन जाती है जैसे। तो क्या होता है कि यहाँ पर धूप की किरणें नीचे तक नहीं पहुँच पाती हैं। यहाँ केवल वही वनस्पति बना सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। हाँ हाँ, सब कुछ बिछा दिया। कुल्फी रखी होगी यार यहाँ पे। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड ब्रोमीलियाड पैदा होते हैं। वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपियोर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती है। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ के कुछ ऐसी ही प्रजातियां होती हैं जो यहाँ पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या मत्स्य, जिन्हें हम पिराना मछली कहते हैं, जो कि बहुत खतरनाक होती है, इन मछलियों समेत इनकी विभिन्न प्रजातियों भी अमेजन नदी में क्या होती हैं पाई जाती हैं। ये इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। जो टैपी रोग होता है हमारा कुछ इस पर स्थित है। तो इधर कुछ दाएं साइड हमारा कुछ पॉइंट दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। आगे आगे देखते हैं वर्षा वन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ कटों वृक्षों को काटकर अपने लिए भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं क्या करती हैं कि फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई शाक सब्जियों से ही अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका आहार क्या होता है कि मैनियोक होता है, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह भालू की तरह जमीन के अंदर ही पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसे नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर बनाकर घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग क्या करते हैं कि मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती कर रहे हैं।
यह हमारा इधर महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है। कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काट कर क्या करते हैं, भूमि को साफ कर देते हैं, फिर इनको जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के छोटे टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को तोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं, पुनः उपजाऊ बन जाती है इस प्रकार की लिए मिट्टी। तब इस लोग क्या करते हैं, इस भूमि में छोटे टुकड़े को क्या करते हैं, पुनः जोत सकते हैं। आगे देखते हैं, विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग जो है लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है, जैसा कि चित्र 8.6 में दिखाया गया है हमारा। आगे बात करते हैं, वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत क्या होती है, बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं, जैसा कि चित्र जो हमारा 8.8 में दिखाया गया है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्या है, मैप है। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी नदी जो है क्या है, गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढे, कुछ क्रियाकलाप दिया गया है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा, इन बेसिन की मुख्य क्या है, विशेषता होती है। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी होती है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी, शीत ऋतु में ठंड होती है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की क्या है, मुख्य फसल होती है। चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें क्या हैं, गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना तथा बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। इधर बाएं साइड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। जूट, बांस एवं सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें। ये क्या है, क्रियाकलाप है बच्चों के लिए। बात करते हैं, कुछ शब्दावली दी गई इसमें। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरणतः उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 159 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 904 है तथा बिहार का 880 है। तो ये प्रति 1000 में होता है। आगे देखते हैं, बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं कि एक सींग वाले गेंडा कहाँ पाए जाते हैं, तो ये ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाए जाते हैं।
डेल्टा क्षेत्र में बंगाली टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। तो बंगाली टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र के में रहने वाले लोगों का क्या है? मुख्य आहार है। इधर दाएं साइड हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलावड़ जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु कहा जाता है, अथवा सुसु का अर्थ है अंधी डॉल्फिन। तो हमारा अंधी डॉल्फिन यानी कि डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के अलावड़ जल में पाई जाती है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। आगे देखते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। जैसा कि 8.13 में दिखाया गया है। ये जो है हमारा बनारस शहर है, जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। आप लोग यहाँ कई बार गए भी गए होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा। जो इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, पटना और जो कानपुर हमारा है, सभी क्या है? गंगा के किनारे स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नोट करना है कि कोलकाता हुगली नदी पर क्या है कि स्थित महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित हैं। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का क्या है? संगम है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्यजीव प्राणी अभयवन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। ये मानस वन्यजीव प्राणी अभयवन में क्या है? बाघ है हमारे। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले चैप्टर की ओर, जो कि हमारा है चैप्टर नंबर 9, शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। जिन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं उन्हें हम वन कहते हैं। इसी प्रकार जिन प्रदेशों के पादप जीवन में प्रमुखता घास की अधिकता होती है उसे हम घास स्थल कहते हैं। तो घास स्थल क्या होता है कि जिन प्रदेशों में पादप जीवन में प्रमुखता क्या होती है, ज़्यादातर क्या होती है, वहाँ पे घास पाई जाती है, तो उसे हम घास स्थल कहते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 हिस्सा घास स्थल है। यहाँ पनपने वाले पौधे यहाँ की जलवायु एवं मिट्टी पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। घास स्थल के निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए आमतौर पर जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है: शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल एवं उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। तो कुछ प्रमुख हमारे घास स्थल दिए गए हैं, जैसे कि पहला हमारा प्रेरी। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? प्रेरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको नोट करना है। ये समतल वन, ढलान एवं पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं, जहाँ पेड़ कम तथा घास अधिक होती है। वास्तव में यह घास का विशाल क्षेत्र है। अधिकांश भागों में प्रेरी वृक्ष रहित हैं, परंतु निचले मैदानों के निकट नदी घाटियों के साथ साथ यहाँ वन भी पाए जाते हैं। 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ के भूदृश्य की प्रधानता है। वास्तव में यह एक घास का सागर है, जैसा कि आप प्रेरी 9.1 एक चित्र है, आप देख सकते हैं। प्रेरी पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। उत्तर अमेरिका का मानचित्र देखिए, जैसा कि चित्र 9.2 में दिखाया गया है। ये क्या है? उत्तरी अमेरिका का प्रेरी घास स्थल है। आप देखेंगे कि प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों में तक फैले हुए हैं। अमेरिका के प्रेरी का अपवाहन मिसिसिपी की सहायक नदियां तथा कनाडा के प्रेरी का अपवाहन
सास्केचुआन नदी की सहायक नदियाँ करती हैं। कुछ शब्द है यहाँ पे। प्रेरी शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के प्रिएटा से हुई है, जिसका अर्थ हमारा शाद्वल है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है यहाँ पे। प्रेरी के घास के मैदान अमेरिका मूल निवासी, जिसे रेड इंडियन कहा जाता है, का निवास स्थल है। वे लोग इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी थे। प्रेरी अन्य आदिवासियों जैसे अपाची को क्रो, क्री तथा पानी के भी निवास स्थल रहे हैं। अगला पॉइंट है हमारा जलवायु। तो जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनीपेग में तापमान हिमांक से -20 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया है। शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाता है। यहाँ वार्षिक सामान्य वर्षा होती है, जो घास के विकास के लिए अनुकूल है। उत्तर दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति में यहाँ चिनूक नामक एक स्थायी पवन रहती है। तो चिनूक क्या होता है, चिनूक के बारे में हम जानेंगे। चिनूक एक गर्म पवन है जो शीत ऋतु में बहती है तथा कम समय में ही तापमान बढ़ा देती है। तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ पिघलने लगती है एवं पशुओं को चरने के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वनस्पति जात एवं प्राणी जात। प्रेरी सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं। जहाँ जल उपलब्ध होता है वहाँ शरपत यानी विलो, ऑल्डर एवं पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। यद्यपि इस क्षेत्र की मुख्य फसल का मक्का है, जबकि अन्य दूसरी उगने वाली फसलें आलू, सोयाबीन, कपास, अल्फा अल्फा हैं। जिन क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी कम एवं अनिश्चित होती है, वहाँ के पैदा होने वाली घास छोटी एवं नुकीली होती है। ये प्रदेश मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त होते हैं। विशाल मवेशी फार्म को रैंच एवं उसकी देखभाल करने वालों को काउबॉय कहते हैं। बाइसन या अमेरिकी भैंस इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। जैसा कि चित्र 9.4 में दिखाया गया है, जो बाइसन है इस प्रदेश का क्या है, महत्वपूर्ण पशु है, जिसे हम काउबॉय कहते हैं, जो इसे संभालता है। निरंतर शिकार के कारण ये पशु लगभग विलुप्त हो गए हैं। अब इन्हें सुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले अन्य जीव हैं खरगोश, कयूट, गोफर एवं प्रेरी कुत्ता। आगे बढ़ते हैं लोग। तो इस प्रदेश के लोग काफ़ी परिश्रमी होते हैं। अपने विपुल प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए उन्हें प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक विकास कर लिया गया। विश्व के 2 सबसे अधिक विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में यह प्रदेश स्थित है। कृषि की वैज्ञानिक विधियाँ एवं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तथा कंबाइन के उपयोग से उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन गया है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेरी को विश्व का व्यापार धान्यागार कहा गया है। तो विश्व का व्यापार धान्यागार कहा गया, किसे कहा गया है, प्रेरी को। दुग्ध उत्पादन एक अन्य प्रमुख उद्योग है। डेयरी क्षेत्र ग्रेट लेक से पूर्व में अटलांटिक तक फैला हुआ है। दुग्ध उत्पादन एवं व्यापार स्तर पर कृषि दोनों खाद्य प्रक्रमण उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। कोयला एवं लोहे जैसे खनिज पदार्थ के विशाल भंडार तथा सड़क, रेल एवं नहर की समुचित व्यवस्था के कारण यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश बन गया है। यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी में प्रमुख नगर शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कनसास एवं डेनवर है। कनाडा के प्रेरी के प्रमुख नगर एडमोंटस, सैस्काटून, कैलगरी एवं विनीपेग हैं। कुछ शब्दावली है। कंबाइन क्या है, संयंत्र है, जो कि एक मशीन है जो बुआई, जुताई एवं थ्रेशर तीनों का कार्य करती है। आगे जानेंगे वेल्ड के बारे में कि वेल्ड क्या है। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड कहते हैं। वेल्ड 600 मीटर से 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाइयों वाले उर्मिल पठार होते हैं। यह ड्रैकेसबर्ग पर्वतों से घिरा है। इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड स्थित है, जिसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से भी अधिक है। वेल्ड से घिरे देशों के
कुछ नाम यहाँ पे क्या है इसमें मैप में दिए गए हैं। ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी की सहायक नदियाँ इस प्रदेश को संचित करती हैं। इधर बाएं साइड कुछ फैक्ट दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले यह वेल्ड नाम डच अधिवासियों द्वारा दिया गया था। जलवायु के बारे में जानेंगे। हिंद महासागर के प्रभाव के कारण वेल्ड की जलवायु नम होती है। शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है। इस दौरान तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है एवं जुलाई सबसे अधिक ठंडा महीना होता है। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालिक एवं गर्म होती है। ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है। वेल्ड क्षेत्र में वर्षा नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्मकालीन महीनों में होती है। यह वेल्ड के तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रवाहित होने के कारण होता है। यदि शीत ऋतु में जून से अगस्त तक के महीनों में वर्षा कम होती है तो यह क्षेत्र भू सूखाग्रस्त हो जाता है। तो बात करते हैं यहाँ के वनस्पति जात एवं प्राणी जात की। यह वनस्पति क्या है, बहुत ही विरल है। अधिकतर स्थल घास से ढके रहते हैं। लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होती है। बबूल एवं मारोला ऊंचे हुए वेल्ड में उगते हुए देखे गए हैं। वेल्ड के प्रमुख जानवर शेर, तेंदुआ, चीता एवं कुडू हैं। अब जानते हैं यहाँ के जो निवासी हैं वो कैसा अपना यहाँ पे जीवन यापन करते हैं। वेल्ड पशुपालन एवं खनन के लिए प्रसिद्ध है। वेल्ड की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती है। यद्यपि जहाँ भूमि उपजाऊ होती है वहाँ फसल उगाई जाती है। मक्का, गेहूँ, ज्वार, अखरोट एवं आलू यहाँ की क्या है, मुख्य फसल है। तंबाकू, गन्ना एवं कपास जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। भेड़ पालन यहाँ के लोगों का क्या है, मुख्य व्यवसाय है। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती है तथा इससे वेल्ड में ऊनी औद्योगिक विकसित हुआ है। मेरिनो भेड़ लोकप्रिय प्रजाति है यहाँ की तथा दुग्ध उत्पादन यहाँ का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है। पशुपालन गर्म एवं नम प्रदेशों में किया जाता है एवं मक्खन, चीज जैसे दुग्ध पदार्थों का उत्पादन घरेलू उपयोग एवं निर्यात के लिए किया जाता है। वेल्ड में खनिजों का प्रचुर भंडार है। जिन स्थानों पर लोहा खनिज कोयला उपलब्ध है वहाँ लोहा इस्पात उद्योग का विकसित हो गया है। सोना एवं हीरों का खनन इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट करना है। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है। किम्बरिले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हीरा एवं सोने के खनन के कारण दक्षिण अफ्रीका तथा ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए हैं एवं धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का उपनिवेशक बन गया है। इस प्रचुर खनिज संपदा वाले प्रदेश में यातायात सुविकसित व्यवस्था है। तो जैसा कि चित्र 9.7 में आप देख सकते हैं, एक किम्बरिले में हीरे की खान है जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। तो दोस्तों अब हम 10वां चैप्टर देखते हैं, रेगिस्तान में जीवन। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो एवं फसलों के लिए उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए कठिन ही होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह हैं, गर्म हैं, तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति, गर्म तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। तो रेगिस्तान के बारे में जानते हैं कि यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। अगला बिंदु है पॉइंट हमारा, गर्म रेगिस्तान सहारा। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए तो इसमें आपको जो है सहारा रेगिस्तान के बारे में दिखाई देगा। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। कुछ क्रियाकलाप दिया गया है जो बच्चों के लिए है।
आगे दिया गया है कि यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो जो सहारा रेगिस्तान है ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको नोट करना है। आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। सारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मैरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिम सहारा। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ बंजरी मैदान के और नग्न चट्टानी सतह वाले उपस्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, ये सहारा रेगिस्तान है। यहाँ रेत के साथ साथ ऊंचे ऊंचे चट्टान भी पाए जाते हैं जो कि 2500 मीटर से भी अधिक होते हैं। यहाँ पे कुछ बाएं साइड हमारा कुछ पॉइंट दिया हुआ है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। अब बात करते हैं जलवायु के बारे में। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश जो है बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके तापमान का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। देखते हैं कुछ पॉइंट के बारे में। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अब बात करते हैं वनस्पति जात एवं प्राणी जात के बारे में, जो सहारा रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियाँ कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। यहाँ के जो जानवर होते हैं, ऊँट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ एवं छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। सहारा रेगिस्तान में मरुद्यान, आप चित्र देख सकते हैं, ये हमारा सहारा रेगिस्तान है। अब बात करते हैं सहारा रेगिस्तान के लोग के बारे में। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों से भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले लोग बकरी, भेड़, ऊँट, घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों में गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में, मरुद्यान एवं मिस्र की में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और जो यहाँ के तेल की खोज जो हुई है, संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा,
फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित हैं। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवनों, ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले आ रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहाँ वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। तो दाएं साइड हमारा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है, जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, वहाँ मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अब बात करते हैं ठंडा रेगिस्तान, जो कि लद्दाख में है, जिसे हम ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। बात करते हैं लद्दाख के बारे में कि लद्दाख शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाख दाख यानी कि देश, पर्वतीय दर्रों का देश। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियों एवं महाखंड गर्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे गैंगरी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु पतली परत होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अधिकता तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। क्योंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ बहुत ही कम वर्षा होती है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है कि पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास, जो कि लद्दाख में स्थित है। आगे बात करते हैं कि मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य के ताप का अनुभव कराता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे हैं, आपके पैर में छाया हो, तो आप एक पैर एक साथ एक ही समय पर ऊष्माघात एवं तुषार अपघात से ही ग्रसित हो सकते हैं। वनस्पति जात एवं प्राणी जात के बारे में जानते हैं। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में शरपत, जिसे हम विलो कहते हैं, एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रेडस्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हूप यहाँ जो कि पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस, खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर, मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्रों को बनाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। ये लद्दाख को खापा चांद भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम की भूमि। दूसरा फैक्ट है हमारा, चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है।
अब बात करते हैं लद्दाख के लोगों का जीवन कैसा होता है। क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या तो बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं जो कि हेमिस है, थिक्से है, शे एवं लामायुरु है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों का ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग के द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट करना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा से कश्मीर घाटी से जोड़ता है। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट के बारे में। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला शरपत जो विलो होता है पेड़ की लकड़ी से बनता है। जो क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला होता है वो शरपत की लकड़ी से बनता है। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से आने अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोम्पा दर्शन, घास के मैदान एवं हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने 7 शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मित विविधता के साथ ही इनका उपयोग करते हैं, कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट के बारे में। मनाली जो कि लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। पहला है रोहतांगला, बारालाचाला, लू नंगला लाचा एवं टंगलंगला। ये राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। तो जो राजस्थान वो लद्दाख के जो लोग होते हैं उनकी पारंपरिक वेशभूषा इस प्रकार होती है, जो कि चित्र 10.6 में दिखाया गया है। तो दोस्तों हमारा पूरा एनसीईआरटी का जो ज्योग्राफी की बुक है वो समाप्त हो गया है। इस वीडियो को आगे देखने के लिए लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो का PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल RS स्टडी वर्ल्ड पे मिल जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।